ये थाना अध्यक्ष जो अभी उन्होंने उनका भी वक्तव्य आया था, वो ललकार रहे थे कि कोई हमसे अकेले आके मिल ले। आबे ताबे कर की बात करती है, उनको लहजा नहीं है। आईपीएस है तो आप गाली दोगी? आप गाली दे करके, आप अधिवक्ताओं को गाली दे करके आप क्या लेडी सिंघम बनना चाहती है? पुलिस जाती है तो घूस मांगती है, एफआईआर लॉन्च करने के लिए पुलिस घूस मांगती है। नहीं घूस देंगे तो वकील बीच में रोड़ा बन जाता है। सर आप अपना परिचय दें। मैं विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता फौजदारी। पिछले 33 साल से मैं कचहरी में रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और बार का मैं पूर्व पदाधिकारी भी रहा हूँ 1999 सन 2000। आप जो कचहरी का 2025 में जो ये माहौल है, इन 33 सालों में ऐसा माहौल आपने कभी देखा? देखिए, माहौल तो कई बार बने हैं, लेकिन उसको प्रशासनिक अमले ने बहुत सूझबूझ के उसको सुलझाया भी है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना एरोगेंस जो प्रशासनिक अमले का है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसी है, देखिए, गलती अगर हम सीधा सीधा देखें तो वही गलती है कि जैसे सुंदरकांड में आप हनुमान जी का नाम लेती है ना, लंका में जब गए थे, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हनुमान जी ने कहा था ना, अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो क्रिया की प्रक्रिया होगी। वही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई कचहरी में, और मैं तो कहता हूं कि इसको जानबूझकर कराया गया प्रशासन द्वारा। जितने ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के कराया गया है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझ के कराया? मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ा गांव थाने में एक घटना घटित होती है, अधिवक्ता महोदय जो हैं मौर्य जी, उनके ये बताइए, जो घटना की आप बात कर रही है, कब की घटना? क्या चीज? बड़ा गांव का जो घटना आप बताने जा करीब 10 दिन पहले की घटना है। ये 9-10 दिन पहले की घटना है, आप लोग की जानकारी पे हो गया। और एक मौर्य जी अधिवक्ता था जिनका पटदारी का मैटर था। पुलिस वालों ने उनकी अराजी को यहाँ से स्टे होने के बावजूद उसको जो है कब्जा करा दिया गया, उनके विपक्षी, उनके जो है पटदार को। इसका विरोध करने के लिए वो अधिवक्ता महोदय वो यहाँ का सिविल कोर्ट का स्टे लेकर थाने पे गए थे, विरोध दर्ज कराने के लिए कि स्टे होने के बावजूद आपने काबिज क्यों करा दिया। बावजूद उनको सुनने के न सिर्फ उनको थाने पर बुरी तरह मारा गया, बल्कि ये जानते हुए कि वो व्यक्ति अधिवक्ता हैं, उनको लॉकअप में बंद करके ताला मार दिया गया। तमाम फुटेज हैं, आप देख लीजिए। इतनी हिम्मत बढ़ जाती है एक अधिवक्ता को। फुटेज मारपीट का, हमारी बात सुनिए, हम इतने सहिष्णु हैं, हमारी फुटेज तो उनको मिल जाती है। आप समझ जाइए, आप चौथा स्तंभ हैं। आप फुटेज मांग लीजिए, आपका फुटेज भी नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा थाने का। थाने के पास फुटेज होती है क्या? थाना जब भी वीडियो बनाता है, आप देख लीजिए, मैं तो 33 साल से मैं देख रहा हूँ, ये सब विवाद होते रहते हैं, सुलटते भी हैं। आप थाने का कोई भी व्यक्ति जो वीडियो बनाता है, वो सिर्फ आपका वर्जन दिखाता है, अपना वर्जन नहीं दिखा है, अपनी तरफ कभी कैमरा नहीं करता है। आप तो चौथे स्तंभ हैं और सही से रिपोर्टिंग करने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। उन्होंने क्या किया? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ये जो घटना घटित हुई, किन्होंने की, इसका फुटेज है और उन्होंने सेक्शन क्या लगाया। अगर बीएनएस भारतीय नागरिक संस्था जो नया है, जो आईपीसी कन्वर्टेड इनटू है, 118 सब क्लास 2 क्या कहता है? खतरनाक आयुधों के साथ, आयुधों मतलब हथियार, राड, चाकू से हमला, 118 सब क्लास 2। कचहरी में ये आयुध कैसे आए? ये तो सेक्शन लगा के पुलिस वाले स्वयं फंस गए। चारों गेट पे उनके अपने व्यक्ति हैं, मेटल डिटेक्टर हैं, एक शरीर पे नीलगु निशान नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट आप देख लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, मांग लीजिएगा। एक नीलगु निशान है, दीनदयाल से रेफर करवा दिया गया जबरदस्ती, वहां से भी जो है भगा दिया गया। जाइए, कोई इनके ऊपर चोट नहीं। उन्होंने कहा अंदरूनी चोट दिखा दीजिए, अंदरूनी चोट उन्होंने दिखा दिया। प्रशासन है, दबाव बनते हैं, डॉक्टरों पर भी बनते हैं।
हम लोग पे भी बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बन नहीं पाता। दूसरा सेक्शन उन्होंने क्या लगाया, 210 सब क्लास 2 BNS क्या है, डकैती। आप चलाइएगा इसको अपने चैनल पर। एक अदना सा सिपाही जो घड़ी पहनता है, हम लोग जो है मुश्किल से 5,000 10,000 की घड़ी पहनते होंगे, 3 लाख की घड़ी है राडो। एक दरोगा 30,000 का तनख्वाह पाने वाला 3 लाख की घड़ी पहन के वो घूम सकता है? ये तो IT का मामला बन जाता है। और दूसरी चीज, उस घड़ी के साथ वो ट्रामा सेंटर तक गया। अगर हमें डकैती डालनी होती थी, लूट कारित करना होता, तो हम सबसे पहले उसकी घड़ी लूटते। 4,500 रुपया हम वो उतनी भीड़ लूट लेगी और उतनी भीड़ डकैती डालेगी। तीसरा सेक्शन 311 BNS क्या कहता है, मृत कारित करने के इरादे से डकैती। इन्होंने एक सेक्शन लगाया 109 BNS, जो पहले 307 हुआ करता था IPC, हत्या का प्रयास। अगर हत्या का प्रयास क्या होता है, आपको मारने का प्रयास। जब वो सेक्शन लग गया तो 311 कैसे लग गया? एक सेक्शन उन्होंने बहुत मजेदार लगाया है, भारतीय आपराधिक संशोधन कानून अधिनियम 1932 का सब सेक्शन 7। आप लोग चूंकि जर्नलिस्ट हैं और ये सब बातें नहीं आ पाती हैं जो कि आनी चाहिए, ये चीज जानी चाहिए प्रशासन के पास। एक अधिवक्ता, अब वाराणसी का अधिवक्ता को हमें गर्व है कि वाराणसी का अधिवक्ता पढ़ता है, लिखता है और अपनी बातों को मजबूती से डायस पर रखता है। आप कैसे लगा सकते हैं सेक्शन क्या कहता है, स्वरोजगार व व्यवसाय की नियत से किसी व्यक्ति को अवरोधित करना। अब बताइए, दरोगा जी वो सरकारी काम से आए थे कि निजी व्यवसाय और अपने रोजगार के लिए आए थे? ये सेक्शन कैसे लग गया? इसको आप रेज करिएगा, इसको आप रेज करिएगा। वो लगाते चले जा रहे थे। देखिए विडंबना क्या है, हम लोग डायस पे बहस करते हैं, हम लोग हाँ, अब देखिए हम लोग डायस पे बहस करते हैं। ये BNS बिल्कुल नया कानून है, मुश्किल से 2-4 महीने पहले आया है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं और हम लोग ताज जिंदगी पढ़ने वाले हैं, लर्नर हैं। हम कोई परफेक्ट नहीं है, न कोई अधिवक्ता परफेक्ट है। रात दिन पढ़ता है, चैम्बरों में पढ़ता है और आपका साइटेशंस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उसको पढ़ते हैं हम लोग, तब जाके डायस पे बहस करते हैं। जब डायस पे बैठा मजिस्ट्रेट तक एक अधिवक्ता से पूछता है कि वकील साहब ये BNS का ये सेक्शन को इंटरप्रेट कीजिए, ये क्या कहता है, या तो हम किताब मंगाए या आप बता दीजिए। हम लोग उसको बताते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, मजिस्ट्रेट भी नहीं पढ़ते। यहाँ से उनके ऊपर भी बहुत लोड है। 10-10 फाइलें जो है चली जाती हैं, जो है आर्डर में, आर्डर लिखाना 3-3 पन्ने का। मैं उनको भी गलत नहीं मानता। और तीसरी चीज, इन्होंने क्या किया, बिना किसी के इजाजत के, ये कैंपस जिला जज का है, हमारे जो है मुखिया का है। हमारा मुखिया कैंपस का जिला जज है। जुडिशरी का हेड जो होता है जिला जज होता है। हम लोग उसको माई बाप सलाम जो भी कहते हैं, हम अपना मान के कहते हैं। बिना जिला जज के इजाजत के एक व्यक्ति जो है वहां पर फोर्स अंदर कैंपस में नहीं आ सकती है। इन्होंने ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि लग रहा था कि कोई आतंकवादी जो है कश्मीर का घुस आया हो, हमको उसको अरेस्ट करना है। उस वातावरण की वजह से कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हार्ट बीट बढ़ गया। अगर कुछ घटना कारित हो जाती, कुछ अधिवक्ता अगर को हार्ट अटैक हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? दूसरी चीज, आपको पूछना चाहिए कि वो कौन सा पुलिस अधिकारी था, कौन IPS था जिसने कि हमारे कैंपस के चारों गेट का ताला बाहर से सिक्कड़ मार के बंद करवा दिया गया। मैं नहीं जानता कौन था। आप इन्वेस्टिगेशन, आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप पूछिए उनसे। मैं को नाम बताऊं? नाम बाहर से जो अधिकारी जो गाली दे रहे थे, वो उसका भी वीडियो फुटेज है। आप लोग मांगिए, अधिवक्ताओं से मांगिए, हमारे बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है उनसे मांगिए। मैं क्यों दूं? सवाल ये है, मैं पार्टी नहीं हूं। दूसरी बात ये है, ताला किसने मारा? BNS का सेक्शन 147 क्या कहता है, 127 क्या कहता है? किसी को भी बंधक बना लेना ये हीनियस क्राइम है, संज्ञेय अपराध है।
आपको किसी कमरे में भी बंद कर दे, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। आपने न सिर्फ अधिवक्ताओं को बंधक बनाया, बल्कि जजेस भी बंधक बन गए और कई मिनट तक बंधक रहे। ये क्या हीनियस क्राइम नहीं है? आप लोग का बिल्कुल बनता है कि आप ये क्वेश्चन रेज कीजिए। तीसरी चीज, ये कैसे सीपी हैं पहले ये बताइए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हो सकता है आप वहां पर रही हो, क्या कहते हैं, किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी दरोगा पे अगर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण को महकमे पर आक्रमण माना जाएगा। अगर यही चीज मैं बार के फोरम से कहूं, किसी भी अधिवक्ता पे उसके कचहरी आते समय या जाते समय कोई हमला होता है, कोई गाली गलौज होता है, किसी कोई रोकता है, तो वो पूरे समाज पे, पूरे संघ पे आक्रमण माना जाएगा। तब क्या होगा? तो इसलिए मैंने कहा कि कम से कम निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्होंने जो वातावरण क्रिएट किया ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, इसके कारणों में कमिश्नरेट प्रणाली है। कमिश्नरेट प्रणाली जब से लागू हुई है, पहले हम लोग बहुत पुराने से, कम से कम 33-34 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ एसपी होते थे, एसएसपी होते थे, डीआईजी होते थे, आईजी होते थे। यही 4 अधिकारी होते थे जो कि पूरे जिले और मंडल को नियंत्रित करते थे। तब अपराध कम थे। आज 25-25 आईपीएस अफसर, और वो आईपीएस अफसर जो 1-2 साल के हैं, जो रंगरूट हैं। अगर आप, हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी जो नए जो युवा अधिवक्ता आए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनका भी खून खौलता है। पुलिस में भी कमियां हैं। ये जो आईपीएस अफसर जो नए आए हैं, ये सीपी की बात नहीं मान रहे हैं, सीपी पर लगातार दबाव बने हुए हैं। मैं तो दावा करता हूं कि सीपी दबाव में है। जो ये हैशटैग जो फला एक कोई महिला लेडी चला रहे हैं, ये दबाव में ही चला रहे हैं। वो सपोर्ट मांग रही है महिला लेडी कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमने कुछ गलत कर दिया। उनको एक अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हमने कुछ गलत किया है। आप लोग हमारे ऊपर दबाव बनाइए, अन्यथा हमारे ऊपर कार्रवाई सरकार कर देगी। इसीलिए हैशटैग चल रहा है। अगर हम हर बार के फोरम से 10,000 अधिवक्ताओं को अगर आह्वान करें, हम भी आरोपी, कहाँ जाएंगे? हैशटैग हम भी आरोपी, क्या होगा? तो क्या आप जो है, क्या आप चलना चाहिए? मैं कहता हूँ आप चलाएंगे। आप वेतनभोगी हैं, हमको सरकार वेतन नहीं देती, हम अपने मेहनत से कमाते हैं। और आप तो देखती हैं कि बरसात में, जाड़े में, ये तपती दोपहरी में 3 शेड के नीचे बैठकर हम लोग जो अपना कार्य करते हैं। और सरकार, अभी आपने देखा कैशलेस योजना एक वेतन भोगियों को, टीचर्स को दे दी गई। अधिवक्ता क्या समाज का हिस्सा नहीं है? अधिवक्ता में गरीब नहीं है? वो डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। 90% अधिवक्ता यहाँ पे ऐसे हैं जो डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, शाम को कुछ नहीं मिलता, मायूस होकर घर जाते हैं। उनका इलाज, उनके बच्चों की शिक्षा, ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आप लोग को ये प्रश्न रेज करना चाहिए। मैं प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, सेंट्रल बार मैं प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, सेंट्रल बार एसोसिएशन 2026 का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और अभी जो 2-3 दिन से इधर घटनाक्रम चल रहा है बनारस में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में, इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो दुर्घटना कचहरी में बताई जा रही है, उस दुर्घटना के 1 सप्ताह पहले 2 घटनाएं हुई हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ। एक अधिवक्ता अपने पत्नी के साथ बैठ के रथ यात्रा पे जा रहे थे, कमच्छा पे उनका घर था। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे कि नो एंट्री का हवाला देते हुए जबरदस्ती उनको रोका गया, जबकि प्रतिदिन वो उसी रास्ते से जाते थे और बगल में घर था। तो नो एंट्री का कोई, अच्छा बाइक से कोई जा रहा है तो नो एंट्री कोई मतलब नहीं है। लेकिन वाद विवाद होने के बाद जो वहाँ पे दरोगा था वो हेलमेट चलाया और वकील साहब के चेहरे पे लगा और शीशे टूट के उनके आंख पे लगे। और इस तो ईश्वर की कृपा थी कि पॉइंट कुछ
सेंटीमीटर से ही उनकी आंख बच पाई। 6-6 टाँके आंख पे लगे हुए हैं। तो उस पे सीपी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। वो सीसी फुटेज उनके पास उपलब्ध नहीं है। जबकि रथ यात्रा ऐसे बेस्ट जगह पे बनारस का, जो उसको हम अगर हट कहें तो हट माना जाएगा, वहाँ पे अगर सीसी फुटेज वहीं से देख के आप रोज सैकड़ों गाड़ियों को चालान करते हैं, और जो वाद विवाद हो रहा है वो सीसी फुटेज आपके पास है, और जो दरोगा आक्रमण कर रहा है अधिवक्ता के ऊपर वो सीसी फुटेज आपके पास नहीं है, कहाँ गया? और दूसरी घटना अभी बड़ा गांव थाने की थी। एक अधिवक्ता को, युवा अधिवक्ता को आप जो है जैसे आतंकवादी है लॉकअप में बंद करके मार रहे हैं। क्या है ये? जंगल राज हो गया एकदम। मतलब कानून कोई अधिवक्ताओं को कहीं ना कहीं टारगेट कर टारगेट, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। और जिस टारगेट पे है। बिल्कुल पता है, 2 घटनाएं जो हुई, अगर इस पे वजह क्या होगा कि वो टारगेट पे है? इस पे अगर सीपी, देखिए मेन वजह यह है कि वो गलत काम करते हैं। अधिवक्ता ही समाज में ऐसा है, जो पुलिस या प्रशासन जो गलत काम करता है उसका हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। इनके दमनकारी नीति से हम लोग कतई पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ये महीनों भर हड़ताल चलाना पड़ेगा हम चलेंगे। और आज पूरी बनारस, पूरी काशी की जनता हम लोग की तरफ देख रही है, हम लोग के साथ हैं। हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन जो है 50,000 की भीड़ कचहरी के अंदर आती है। हम लोग उनका केस लड़ते हैं, व्यक्तिगत केस। शायद किसी वकील का एक मुकदमा अपने पास का हो घर का, लेकिन हम आम आदमी का मुकदमा लड़ते हैं। और आम आदमी भी आज यही कह रहा है कि वकील साहब लोग, आपके ऊपर हम लोग की बहुत विश्वास है, आप लोग ही निरंकुश शासन जो है इसको रोक पाएंगे। आप लोग लड़ते रहिए, जरूरत पड़ेगा पूरे बनारस की जनता भी आपके साथ आएगी। तो बनारस की जनता फिलहाल आपके साथ तो है, लेकिन बिल्कुल, आपकी मांग क्या है? बिल्कुल मांग हमारी ये है कि सीपी महोदय जो यहाँ हैं इनको तत्काल हटाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो दुर्घटना उस दिन हुई, जो निरीह अधिवक्ता जो वहाँ पे थे ही नहीं, कोई मुगल सराय है, कोई कहीं है, सब सीसी फुटेज है। अब इनको ये पता नहीं है सीपी महोदय को कि आपकी पुलिस जब सारी केस की कार्रवाई करने के बाद चार्जशीट सबमिट करता है कोर्ट में, तब हम लोग पन्ना उलटना शुरू करते हैं और आपकी खामियां जो है सब उजागर होती है। और इतनी तत्परता आप अगर किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में दिखाते आप, तो शायद जो अपराधी हैं उनको सजा मिल पाती। लेकिन आप लोग एक अधिवक्ता समाज को परेशान करने के लिए जो रणनीति चलाए हुए हैं, उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से समझदारी दिखाई जा सकती है। बिल्कुल, हम लोग तो दिखा रहे हैं। हमारा बार एसोसिएशन आज भी तत्पर है। आज भी हमारे यहाँ नहीं कुछ कह रहा है, पुलिस प्रशासन बैक फुट पे है, बिल्कुल बैक फुट पे है। वो हम बता रहे हैं आपको, पूरी जिम्मेदारी यहाँ पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की है। अगर वो चाह जाए, आप सबकी बातचीत हुई है? हमारा बार एसोसिएशन गया था, हमारी जो कमेटी 11 सदस्यों की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की जो पूर्व में पदाधिकारी भी रह चुके हैं दोनों बार के, वो भी गए थे। और मंडल आयुक्त के सभागार में उनके अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मंडल आयुक्त को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर और जो पुलिस का अधिकारी था सबको डांटे भी वहाँ पे कि नहीं, आप लोग जो है 2 कदम आगे बढ़ के इस विवाद को समाप्त कराइए। लेकिन ये पता नहीं किस चीज पे रजिड है पुलिस कमिश्नर। आप ये बताइए, किसी भी कोर्ट में थाने से कोई भी पैरोकार नहीं आ रहा है, और क्रिमिनल केस जितने भी क्रिमिनल केस होते हैं उसमें पैरोकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होता क्या है कि जो भी केसेस के पेपर पत्र होते हैं जो थाने से संबंधित होते हैं, वो प्रतिदिन के उस पेपर को लेके पैरोकार जाता है थाने पे। शाम को सुबह थानेदार से उस पर रिपोर्ट लगवा के कोर्ट में सबमिट करता है कि किस पत्रावली में कौन गवाह आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। 3 दिन से पुलिस कमिश्नर की वजह से पूरी न्यायिक प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। मैं कल व्यक्तिगत रूप से लिखित शिकायत जिला जज महोदय के यहाँ किया हूँ कि किसके आदेश से कोर्ट कैंपस में कोई भी कोर्ट वारंट नहीं आ रहा है, पैरोकार नहीं आ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और इसकी सूचना आप जो है हमारे मुख्य न्यायमूर्ति जो है इलाहाबाद में बैठे हुए, आप उनको दीजिए, प्रशासनिक जज इलाहाबाद में जो उनको दीजिए। और मैं बताऊं आपको, मैं तो बार से अभी अनुमति लूंगा। अगर बार तैयार होता है तो मैं इस पूरे मुद्दे पे खुद PIL दाखिल करूंगा इलाहाबाद में, और वहां पे कटघरे में खड़ा करूंगा पुलिस कमिश्नर और ये थाना अध्यक्ष जो अभी उनका भी वक्तव्य आया था, वो ललकार रहे थे कि कोई हमसे अकेले आके मिल ले। मैं तो कल भी बार में कहा था, बिल्कुल मैं भी कल बार में कह रहा था, आपके माध्यम से अगर वहां तक पहुंच जाए तो मेरे लिए जो है खुशी होगी कि मैं जहां मिलना चाहेंगे, जैसे मिलना चाहेंगे, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं। एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन हम लोग लड़ाई में कतई विश्वास नहीं करते। अगर उनकी मंशा है
कि हड़ताल चले तो चलने दीजिए, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। 3-3 महीने हड़ताल चली है, हम लोग जेले हैं और समाज के लिए लड़े हैं, बराबर लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। सर, नाम आपका? मेरा नाम सुदामा यादव एडवोकेट। मैं 10 वर्षों से अभी न्यू कमर हूँ यहाँ के लिए, लेकिन कुछ हम लोगों के बीच में विवाद हो गया है। मैम, विवाद का कारण हमारा पुलिस प्रशासन है। सबसे बड़ा एलिगेशन मैं अपने बड़े अधिकारियों पर लगाऊंगा। आप हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से, और आप 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया पेमेंट लेने वाले, ये घटना घटित हुई तो आप कहां थे? ये नौबत क्यों आई? ये प्रदेश स्तर पर धरना स्ट्राइक होने जा रहा है। हमारे कम से कम 25 जिले के मेंबर्स यहाँ पर मेंबरान आए थे। आप क्या करो भैया? आप सीआरपी, पीएसी और आरपीएफ दिखा करके क्या अधिवक्ता बंधुओं को डराना चाहते हैं? आप एक महिला आईपीएस नीतू कात्यायन एक आई है, शायद हमारे स्टेट की नहीं है, किसी दूसरे स्टेट की है, और वह आई हुई हैं और हमारे सीनियर अधिवक्ताओं को आबे ताबे करके बात करती हैं। उनको लहजा नहीं है। आईपीएस है तो आप गाली दोगी? आप आईपीएस है तो गाली दोगी? आप इसी तरह बात करती हैं परिवार में? यही पढ़ी लिखी हैं, आप यही अधिकारी हैं। और हमारे माननीय यहाँ के जितने अधिकारीगण हैं उनको सिंघम के नाम से पुकारा जा रहा है, हैशटैग करके लगाया जा रहा है, बहुत तेजी से रन कर रहा है। तो सिंघम कहने से, लेडी सिंघम कहने से वह गुण होना चाहिए, वह कैरेक्टर होना चाहिए। आप गाली दे करके, आप अधिवक्ताओं को गाली दे करके आप क्या लेडी सिंघम बनना चाहती हैं? और आप ही महिला हैं, क्या गाली दे करके आप जो है हाँ बात करेंगी? तो यह है, आप बात उनसे पूछे, नीतू कात्यायन से। आप अधिवक्ताओं को क्यों ऐसे मिस वर्डों में बात की? आप क्यों, आप कहा कि सीढ़ी से नीचे उतर के जाओ, ये क्या बात है? सीढ़ी से नीचे उतर के जाओ गाली नहीं है। अरे हम आपके यहाँ, आपके ऑफिस में मैं आ रहा हूँ और आप करें कि आप सीढ़ी से उतर जाओ, क्या मतलब है? सीढ़ी उनकी है, आप गर्मी उतार रही हैं। एक गर्मी आप में ज्यादा है, इसका मतलब पोस्ट का, वर्दी का आपको ज्यादा जुनून है, वर्दी का जुनून है। मैम इंसान है, मानवता दिखाइए, अधिकारी हैं, समाज का काम करिए। एक पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। यह अधिवक्ता वर्ग ऐसा है कि चाहे गरीब हो, किसान हो, मजलूम हो, महिला हो, पीड़ित हो, सभी लोगों का ये जो है अधिवक्ता वर्ग ही देखता है और मदद करता है आपके। और सुन लीजिए, आपके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना है, आप चौथी स्तंभ बोली जाती हैं। अगर आपके खिलाफ भी अगर कोई घटना घटित होती है, आप एफआईआर लिखा के दिखा दीजिए, आप हमारे यहाँ आएंगी और एफआईआर मैं ही चल करके हम ही लोग एफआईआर आपका करवाएंगे, भले आप जर्नलिस्ट। वर्तमान समय में कलेक्ट्री कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। इस घटना के बारे में मुझे ये कहना है कि ये अधिवक्ताओं के मूल अधिकार से ये बातें छिपी हुई हैं। हाँ, ये अधिवक्ताओं के मूल अधिकार से ये बातें हैं। संविधान में जो हमको जो है अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट, मैडम इधर देखिए, फंडामेंटल राइट जो हमको मिला है उसको दे करके ये मूल अधिकार है हमारा, किसी को डिफेंस करना, किसी को कहना। चूंकि ये सारी बातों में पुलिस अपोजिट पार्टी होती है, हम उससे उनके खिलाफ जो है उनकी कमियों को ले आते हैं, तो उसको जो है हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए उन्होंने ये जो है एक पूरी कहानी रची है, ताकि जो है हमारे ऊपर ऐसा प्रहार किया जाए कि हम अपने क्लाइंट की और स्वतंत्र नागरिकों की रक्षा न कर पाए। दूसरी चीज ये है कि चूंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया है, अगर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता तो ये नौबत नहीं आती। ये मांग हमारे संघ द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपी बार काउंसिल द्वारा लगातार गई है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। चौथी बात ये है कि इसमें जो है अगर ये सारे मामले में अगर हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है और गलत धाराओं में हुई है, उसके लिए पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल होनी चाहिए बार द्वारा, और जो है वो पीआईएल ही जो है
उसमें सारा जो है हमारे खिलाफ FIR पेश होगी, हमारे खिलाफ हमारे पक्ष में हमारी FIR पर गिरफ्तारी भी हो सकती है और एक न्यायिक आयोग की जो है मांग करते हुए सारे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा और आगे फिर ऐसी कोई घटना नहीं। मैं कृपाशंकर श्रीवास्तव, एडवोकेट, महामंत्री प्रत्याशी द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज जो घटना हुई है वो पूर्ववर्ती घटनाएं लगभग साल भर से चल रहा था। पुलिस उत्पीड़न का मामला, कभी पुलिस जनता को मार देती है, कभी पुलिस वकील को लॉकअप में बंद करके पीट दे रही है, कभी पंच से, लोहे के पंच से, शिवा प्रताप सिंह बड़े सज्जन अधिवक्ता, उनको इन्होंने मारा और उनका आंख मतलब बच गया, नहीं तो समझ लीजिए आंख चली गई थी। 6 टाके 7 टाके उनको लगे और आज भी वो अभी अपने घर पर मतलब ट्रामा सेंटर गए, वहां से अभी घर पर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं। इसी घटना को दबाने के लिए पुलिस इतना उत्पीड़न कर रही है वकीलों का कि वो FIR न लिखी जाए, दरोगा पर कुछ न हो, बराबर दबाव डाला जा रहा है। आज जो घटना हुई है वो हम लोग न्यायिक कार्य से आज विरत हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं। पुलिस जाती है तो घूस मांगती है, FIR लाज करने के लिए पुलिस घूस मांगती है, नहीं घूस देंगे तो वकील बीच में रोड़ा बन जाता है, इसलिए वकील से हमेशा रंजिश रखती है पुलिस। बस यही बात है और कोई बात नहीं। सर आप अपना परिचय दें। मैं प्रमोद कुमार सिंह, एडवोकेट, पूर्व पुस्तकालय मंत्री सेंट्रल बार, पूर्व कोषाध्यक्ष बनारस बार, प्रत्याशी महामंत्री सेंट्रल बार सन 2026। क्या लगता है कौन दोषी है कौन निर्दोष है? देखिए, घटना बड़ा गांव से शुरू होता है। आशीष मौर्य जी को जमीन की विवाद थी, बड़ा गांव की पुलिस उनको जबरदस्ती पकड़ करके मारी पीटी और लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद घटना पे घटना, शिव प्रताप सिंह का घटना जो रथ यात्रा पे हुआ, बड़ा दुखदायी घटना है। और शिव प्रताप जी अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। ये अपने पत्नी के साथ में दर्शन करके आ रहे थे और रथ यात्रा चौराहे पे इन्होंने कहा कि मुझे इधर से जाने दीजिए, मेरा घर पास में है। तो दरोगा जी ने कहा कि आप उधर से घूम करके जाइए, 3-4 किलोमीटर से, इधर से नहीं जाने देंगे। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया कि देखिए मौसम भी खराब है, पानी बरस रहा है, हमको हमारा घर पास में है, मुझे इधर से जाने दीजिए। उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने मान गए और जाने के लिए जैसे ही तैयार हो रहे हैं और ये बोले कि मैं अधिवक्ता हूँ यार, जाने दीजिए, तो इसी पे गुस्सा करके और जैसे वो हेलमेट पहन रहे थे और तुरंत दरोगा जी ने अपनी मुट्ठी से पूरे उनके नाक पे मार दिया शीशा और पूरा एकदम ब्लड लुहान हो गया, पूरा कपड़े पे एकदम वो पूरा ब्लड हो गया। उसके बाद उन्होंने कई हाथ मारे उनको, वो पीड़ित हो गए वहाँ से हॉस्पिटल में। इन सब घटनाओं को देख करके अधिवक्ता काफ़ी रोष पैदा हुआ था। उसी चलते जो दरोगा जी आए बड़ा गांव के, ये उस घटना में थे कि नहीं थे, अधिवक्ता द्वारा जो कहा जा रहा है कि नहीं अधिवक्ता ने इनको मारा है, ये बिल्कुल गलत है। कहीं फ्रूटिस में अधिवक्ता बचाए हैं, मारने हैं नहीं, बल्कि वो गिर गए थे, भीड़ थी, भीड़ को बचाने में अधिवक्ता जो उनको बचाया है, उन गिरने से उनको चोटें आई। फिर पुलिस उनको उठा के ले गई और झूठा उसने अफवाह फैलाया कि उस दरोगा की मृत्यु हो गई है, मिथिलेश प्रजापति जी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा कोई चोट नहीं है। अधिवक्ता को देख रहे हैं, पूरे ब्लड पूरे शरीर पर लगा हुआ है, पूरा कपड़ा ब्लड से भरा हुआ है, जबकि कहीं भी एक बूंद भी ब्लड आप दरोगा जी को नहीं देखेंगे। झूठा अफवाह फैलाया गया और दीनदयाल हॉस्पिटल से उन्हें जो रिफर किया गया ट्रामा सेंटर, ये बिल्कुल गलत था। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस तूल को ताल बनाया जा रहा था कि अधिवक्ता किसी तरीके से भयभीत हो जाए और अपना जो मुकदमा है शिव प्रताप सिंह का वो वापस ले ले। और शिव प्रताप सिंह के घर पे सीओ जैसे लोग जा कर के उनको प्रताड़ित कर रहे थे और कह रहे थे कि एससी एसटी जो है, SC/ST का मुकदमा आपके खिलाफ दरोगा जी जो है, आपके खिलाफ जो है दरोगा जी करने वाले हैं। CP साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र है और आपके खिलाफ हो जाएगा, नहीं अपनी मुकदमा आप उठा लीजिए। मेरा भाई अधिवक्ता साफ शब्दों में उनसे कहा कि पानी पीजिए, चाय पीजिए, आप जाइए, जो आपको करना होगा कर लीजिएगा, हमें जो करना होगा हम करेंगे, मुकदमा मैं किसी भी सूरत पर उठाऊंगा नहीं। उसके बाद ये घटना घटी जो काफ़ी निंदनीय है। पुलिस और अधिवक्ता के बीच हमेशा सहानुभूति रही है, एक दूसरे के पूरक रहे हैं
लेकिन इनकी उड़नतई की वजह से अधिवक्ता जो है काफ़ी मर्माहत है। इनके साथ 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग हुआ, लेकिन अपनी फर्जी जो FIR हुआ उसे वापस करने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए हम लोग अधिवक्ता आज पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत।